नमस्ते। इस एपिसोड में आपका स्वागत है। म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्लोब से। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे इन्वेस्टर्स के कि दो स्कीम्स डिस्कस करना चाहते हैं। वो हैं बंधन कोर इक्विटी और एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप। बट इन दो स्कीम्स को डिस्कस करने के पहले हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस थे जो हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि फॉर एग्जांपल जैसे इंटरेस्ट रेट कभी बढ़ता है कभी कम होता है, तो उसका जो रिस्क होता है म्यूचुअल फंड स्कीम्स को पर्टेन करते हुए, फॉर एग्जांपल लिक्विड फंड में हो सकता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में हो सकता है, लॉन्ग टर्म गिल्ड, शॉर्ट टर्म फंड, इन सब फंड्स में सबसे कम रिस्क किस में है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंजेस? तो जो आपका क्वेश्चन मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि जो इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन होता है, कभी होता है बढ़ रहा है, 2-3 साल तक बढ़ता गया, अब घट रहा है या घटने वाला है, तो इस फ्लक्चुएशन की वजह से कौन सी कैटेगरी सबसे कम अफेक्टेड होती है, शायद आप ये पूछ रहे हैं। दो चीज़ें ब्रॉडली अगर बात करें तो एक होता है स्पेस इक्विटी का और एक होता है डेट का। तो इक्विटी में तो ऐसा कोई डायरेक्ट कोरिलेशन इंटरेस्ट रेट का नहीं आता है। उसके इम्प्लीकेशन हैं, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कंपनीज की में इंटरेस्ट की कॉस्ट कम होगी, परफॉर्मेंस बेटर होगी, वो एक इनडायरेक्ट अलग बात है। बट डायरेक्टली कोई ऐसा कोरिलेशन इस्टेब्लिश नहीं होता है। कोरिलेशन इस्टेब्लिश होता है डेट फंड की स्कीमों पे। लेकिन केवल डेट फंड कहना ठीक नहीं है, क्योंकि डेट फंड की कैटेगरीज है। लिक्विड फंड है, अल्ट्रा शॉर्ट है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, गिल्ट है। तो अगर इन कैटेगरीज के हिसाब से आप पूछ रहे हैं कि भाई इन कैटेगरीज में से इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन से कौन सी कैटेगरी में सबसे कम असर पड़ता है, तो वो म्यूचुअल फंड के डेट फंड की लिक्विड की स्कीमें हैं, जो काफ़ी हद तक इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन से ऑलमोस्ट जैसा इम्यून सी रहती। थोड़ा फ़र्क पड़ता है बट बहुत कम फ़र्क पड़ता है। ठीक है। दूसरा देखते हैं कि डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमी कभी कोई सेक्टर चल रहा होता है, कभी कोई सेक्टर चल रहा होता है। लेट्स से फार्मा चल रहा है या फिनेंशियल सर्विसेज चल रहा है, और कई बार इन्वेस्टर्स होते हैं कि 1-2 साल से वो सेक्टर चल रहा है तो उसी में ही इन्वेस्ट करते चले जाते हैं। इस स्ट्रैटेजी पे क्या आप बताना चाहेंगे? ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये एक जो बायसेस का जो एक चैप्टर अलग से होता है उस पर है। आपने देखा कि साहब टेक चल रहा है 1 साल 2 साल 3 साल तक, तो अब आप मान लेते हैं कि ऐसे ही चलता रहेगा। या फार्मा चल रहा है या कोई कंपनी चल रही है, तो आप कहते हैं साहब देखिए पिछले 1 साल से जो है एनवीडिया चल रहा था, तो वही रिटर्न इधर आ जाएंगे। तो उसको समझने की ज़रूरत है। उस पर आपको खुद, अगर आप समर्थ हैं, सक्षम हैं, कॉम्पिटेंट हैं, या आपके एडवाइज़र के साथ बैठ के आप डिस्कस करें। इसीलिए म्यूचुअल फंड देखिए बहुत क्लियरली लिखवाता है, पास्ट परफॉर्मेंस इज़ नॉट एन इंडिकेशन। वो इसीलिए लिखवाता है। तो वो आपको भी पढ़ना चाहिए, आपके एडवाइज़र को भी बताना चाहिए कि पास्ट परफॉर्मेंस तो ठीक है, लेकिन आगे क्या दिख रहा है उसकी स्टडी ज़रूरी है। तो इसलिए आप हमेशा इस तरह के बायसेस से बचें कि पिछले 3 महीने में क्या हुआ, 1 साल में क्या हुआ, 2 साल में क्या हुआ, उसको तो देखें लेकिन उसको एनालाइज ज़रूर करें और उसको फिर डिसाइड करें कि आगे आपको किस तरह के सेक्टर में या किस तरह की स्कीम में जाना है, या डायरेक्ट शेयर्स लेते हैं तो किस तरह के शेयर्स में जाना है, ये समझने की ज़रूरत है। अब हम लोग स्कीम्स को डिस्कस कर लेते हैं। दोनों लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की हैं। पहली स्कीम जो है वो है बंधन कोर इक्विटी फंड। बंधन कोर इक्विटी फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का इक्विटी स्कीम है। परफॉर्मेंस वाइज देखें तो 3 महीने की परफॉर्मेंस आ रही है 3.6% करीब, 6 महीने की परफॉर्मेंस है 19.22% के करीब, 1 ईयर है 49.84%, 3 ईयर की परफॉर्मेंस है 23%, 5 ईयर की परफॉर्मेंस है 24.64। परफॉर्मेंस अच्छी है। अब आ जाए कुछ और इंसिडेंटल और इम्पॉर्टेंट रेशियोज पे, जैसे कि पी रेशियो 31.13 करीब है, ठीक है। पीबी रेशियो 4.24 है, तो ये भी ठीक है।
तो इसलिए परफॉर्मेंस पीबी ये आंकड़े देखते हुए स्कीम ठीक लगती है। नंबर ऑफ होल्डिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रखी, 100 से ऊपर है। अब वो मतलब एक तरह से बिखराव है, बिखराव से मतलब स्कैटर्ड है। तो नॉर्मली आप फंड हाउसेस को देखिए तो स्कीम में उनकी जो टॉप 10 होल्डिंग देखिए तो 40 से 50% तो टॉप 10 में आ जाते हैं। यानी किसी भी स्कीम में अगर मान लीजिए 50 शेयर हैं तो उसमें आप देखेंगे कि 10 शेयर ऐसे होंगे बड़े वाले जिससे कि उनका 50% AUM बन रहा है, और बाकी 50% में 40 होंगे। 50 शेयर थे, 10 शेयर में इतना इन्वेस्टमेंट है कि वो 50% हो गया। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे चूँकि 100 से 120 से ऊपर की शेयर्स ले रखे हैं, अब वो भी स्ट्रेटजी की बात है फंड मैनेजर की, तो इसलिए टॉप 10 होल्डिंग जो उनकी आ रही है वो केवल 22% है। यानी काफ़ी बिखराव है, काफ़ी फैलाव है। बट ठीक है, सो लॉन्ग एज आपको अगर परफॉर्म करके दे रहे हैं, उनको शायद लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा किसी एक शेयर में इन्वेस्ट ना किया जाए। बहुत से ऐसे होंगे जो उनको ठीक लग रहे होंगे, ठीक है थोड़ा थोड़ा फैलाव कर दें, ले लें। फंड साइज़ ठीक है, 6,000 करोड़ रुपए का फंड साइज़ है, तो लार्ज कैप है कुछ 79-80% के आसपास, मीडियम 17 है और 3% स्मॉल में है, ठीक है। तो बैलेंस लग रहा है, परफॉर्मेंस भी ठीक है। तो बंधन कोर इक्विटी, अगर आपकी स्टडी, आपके इन्वेस्टर की स्टडी, आपसे मतलब आपके इन्वेस्टर की स्टडी और आपके इन्वेस्टर के एडवाइज़र्स आप रिकमेंड करते हैं तो आप जा सकते हैं। आंकड़ों के बेसिस पे तो स्कीम पास होती हुई दिखाई पड़ रही है। उसके बाद आते हैं हम लोग HDFC लार्ज एंड मिड कैप पे। HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का इक्विटी स्कीम है। 3 महीने का रिटर्न है 2.49%, 6 महीने का रिटर्न है 16.29%, 1 ईयर का रिटर्न है 40.37%, 3 साल का रिटर्न है 20.63% और 5 साल का रिटर्न है 24.94%। ठीक लग रहा है। पी रेशियो है 24.23 और पीबी रेशियो है 3.63। पी और पीबी रेशियो भी अच्छा है, तो स्कीम ओवरऑल अच्छी लगती है, खरीद लो। लेकिन ठीक है, आप देखिए सो लॉन्ग एज स्कीम परफॉर्म कर रही है तो आप एनालाइज कीजिए। टॉप 10 होल्डिंग में 21% निकल के आ रहे हैं और फंड का साइज़ अच्छा है, कुछ 23,000 करोड़ का फंड है, तो HDFC का ब्रांड है, तो स्कीम ठीक लगती है। तो हम लोगों ने दोनों स्कीम जो डिस्कस की, बंधन की और HDFC की, दोनों लार्ज एंड मिड कैप की थी और दोनों ही परफॉर्म अच्छा कर रही हैं। ठीक है, थैंक यू। इसमें भी नॉर्मली क्या होता है कि एक जो बड़ी सेफ पॉलिसी होती है, बड़े बड़े शेयर पकड़ लो, महंगी भी है तो क्या हुआ, चल तो रहे ही हैं। यस, तो वो ठीक है, फंड मैनेजर की कॉल है। लेकिन अब आपका बहुत बड़ा पैसा जो है कुछ शेयर में लगा हुआ है और वो शेयर किसी वजह से या उन शेयर की इंडस्ट्री किसी वजह से हिली डुली, तो यहाँ पर जो मुझे लग रहा है HDFC के केस में और इवन बंधन के केस में, इन्होंने छोटे छोटे वाले शेयर को भी पकड़ रखा है, तो वो उनको शायद कम प्राइस पे मिले होंगे, तो वो रिटर्न का भी स्कोप है और रिस्क भी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, तो वो अच्छा लग रहा है। इन दोनों के केस में ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस एपिसोड को हम लोग यहाँ एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में उन्हें ड्रॉप कर दें और उसका हम लोग रिप्लाई करेंगे। और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।